तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 6 यानी कि हम लोग बात करने वाला है स्टैटिस्टिक्स पर। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियो देखे रहेंगे। ये मेरा नया टाइप ऑफ द वीडियो यानी कि मैं पीपीटी को यूज करने वाला हूँ। सो आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ वंस। सो इट्स माय नेम सागर जग्गर, आई एम द फ्रंट और मेंबर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और आपके जो वैल्यूएबल फीडबैक्स है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, बिकॉज दैट आर नथिंग बट इंस्पिरेशन फॉर अस। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स ये होता क्या है? ठीक है, तो हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में यानी कि ये चैप्टर को जानने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में होता क्या? आप देखोगे कि डेली लाइफ के अंदर आप बहुत सारा डेटा क्रिएट कर देते हो। किस तरीके से? सपोज अगर आप कोई फोन यूज कर रहे हो तो फोन यूज करते वक्त आप क्या कर रहे हो? आप बहुत सारा डेटा इनडायरेक्टली क्रिएट करवा देते हो। किस तरीके से? सपोज यू आर यूजिंग सम फोन, तो आप क्या कर रहे हो? आप किसी को कॉल कर रहे हो या फिर आप किसी साइट पे गए, राइट? आप कुछ तो ब्राउजर में देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक डेटा क्रिएट कर रहे हो। वो सारा का सारा डेटा आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम गूगल को देता है। गूगल जैसे कोई एक सिस्टम को देता है, राइट? वो सिस्टम करता क्या है? वो हमारे लिए हुए सारे डेटा यानी कि आप कहां जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आप क्या ब्राउज कर रहे हो, वो सारे डेटा को एनालाइज करके उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके वो क्या करता है? वो हमें उस अकॉर्डिंगली अपने एड्स बताता है। जैसे कि सपोज इफ आई सर्च कि मुझे सपोज कोई साइकिल खरीदना, तो क्या करूंगा? मैं ब्राउजर पे सर्च करूंगा तो ये क्या करेगा? गूगल क्या करेगा? वो डेटा को कलेक्ट कर लेगा। फिर वो डेटा अकॉर्डिंगली स्टैट्स के साथ यूज होके उसके ऊपर कुछ स्टैटिस्टिक्स लगा के वो हमें अकॉर्डिंगली अपना एड दिखाते रहेगा। तो इन डेली लाइफ अगर आप सपोज कहीं जा रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या होता है? आपके फोन के थ्रू डेटा क्रिएट कलेक्ट होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगा। ये डेटा गूगल मैप जो है वो यूज करता है और क्या करता है? वो फिर बाकी लोगों को हेल्प करता है। अगर वही लोग ए से बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो वो अब बोलेगा कि हाँ, इधर से इधर तक जाने के लिए इतना टाइम लगता है। यानी कि आपको पता नहीं होता है लेकिन आप बहुत बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हो। जैसे कि अभी अगर हम लोग बात करेंगे, सो हमें पता है कि कोविड-19 के लिए बहुत सारे वैक्सीन बन रहे हैं। तो क्या होता है? पेशेंट जो है उनको वैक्सीन दी जाती है, फिर उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है। उस डेटा के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाई जाती है और उसके ऊपर से कंक्लूजन किए जाता है। यानी कि हमें पता चला हम लोग ये जो स्टार्ट है हमें पता नहीं है लेकिन हम लोग बहुत सारा डेटा क्रिएट कर रहे हैं। वो जो सारा डेटा है उसकी स्टडी, उसका एनालिसिस, ये सब पार्ट आता है हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। यानी कि उस डेटा को किस तरीके से रखा जाए, उस डेटा से क्या कंक्लूड किया जाए, ये सारी चीजें हम स्टैट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में जो चीजें दी है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। उन्होंने क्या क्या है कि अ स्टैटिस्टिक, मैं पॉइंटर ले लेता हूं। ओके, अ स्टैटिस्टिक इज यूजफुल इन मेनी फील्ड ऑफ लाइफ। उन्होंने एग्जांपल कौन कौन से दिए? एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मेडिसिन, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। बहुत सारी फील्ड है जहां पर भी डेटा क्रिएट होगा वहां पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं, राइट? ओके, उनके बाद उनके क्या बोला है कि एन एक्सपेरिमेंट कैन हैव मेनी आउटकम। जैसे कि अगर सपोज मैं वैक्सीन दे रहा हूं किसी, तो उसके भी बहुत सारे आउटकम है ना, कि उसको शूट करेगा नहीं करेगा, कितना करेगा। तो एक चीज के बहुत सारे आउटकम होते हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी कि हाँ, जो मैं वैक्सीन बना रहा हूँ क्या वो सही है कि नहीं, है ना? अगर मैं किसी और को लगाऊंगा काम करेगी कि नहीं। यानी कि हमें चाहिए पॉसिबिलिटी के बारे में जानना, राइट? तो अगर हमें पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटकम के बारे में जानना है तो हमें क्या करना होगा? हमें लार्ज अमाउंट में एक्सपेरिमेंट करने होगा। यानी कि अगर वैक्सीन देना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे बहुत सारे लोगों को वैक्सीन देना होगा। फिर उस डेटा को कलेक्ट करके उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगा के मुझे ये कंक्लूड करना होगा कि हाँ, ये जो वैक्सीन है वो सेफ है। अगर मैं छोटे लोग में 10 लोगों को देके बोल दूंगा नहीं ये सेफ है, इट इज नॉट पॉसिबल, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मुझे पता चला कि एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे आउटकम होता है और अगर आपको एक एक्यूरेट पॉसिबिलिटी चाहिए तो आपको एक्सपेरिमेंट बार बार लगातार और लार्ज स्केल पे करना होगा, ज्यादा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने होंगे। ठीक है, और क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी कि ज्यादा डेटा करेक्ट होगा, यानी ज्यादा डेटा आप रिकॉर्ड करोगे। अब ये जो सारा का सारा डेटा होगा यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स कैन बी असेस्ड यूजिंग द रिकॉर्ड। फॉर दिस पर्पस द for this purpose the rules are formulated in statistics. Okay, sorry, थोड़ा वो फंबल सा हो गया बट ठीक है। okay, for this purpose there are rules created in statistics. तो उसमें से कुछ बेसिक लेवल के जो रूल होता है उसको हम लोग पढ़ने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या ये वर्ड आपने सुना है? यस, आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा था 9th में जब थे। मुझे पक्का पता है कि याद नहीं होगा, बिकॉज कल पढ़ी हुई चीजें तो याद नहीं होती, तो ये 1 साल पहले की बात है।
तो छोड़ देता है। मैं आपको बताता हूं कि होता क्या। ठीक है, सपोज मुझे पता है स्टैटिस्टिक्स यानी कि डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। सपोज आई कलेक्ट द डेटा ऑफ 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट वेट इन योर क्लास। तो मैं क्या कहूंगा, मैं अंदाजा लगाऊंगा कि हाँ क्लास के स्टूडेंट है, 10th के स्टूडेंट है, तो उनका जो वेट होगा वो 50 के आसपास होगा। यानी कि मैं जब बोल रहा हूं कि 50 के आसपास होगा, तो क्या उसका मतलब ये हो गया कि सारे के सारे स्टूडेंट का वेट 50 होगा? नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल हैव देयर वेट अराउंड 50 केजी, राइट? बिकॉज 10th में यानी कि 15 इयर्स ऑफ एज है, अराउंड 50 के अराउंड एज, 50 के अराउंड वेट होगा। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट का हो सकता है या फिर 50 के आसपास होगा। यानी कि ये जो 50 है, दिस इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटिंग द वेट ऑफ 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट। ठीक है, ये कैसे पता चलता है ये 50? क्या होगा अगर मैं डेटा कलेक्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ एक का 40, एक का 49, बहुत सारे लोगों का 50 होगा, फिर 65 भी हो सकता है। मुझे पता चलेगा कि ये जो डेटा के अंदर 50 के आसपास ही नंबर सारे घूम रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या जीरो किसी का वेट होगा क्या, 1 केजी 2 केजी? ये नहीं होगा ना। मुझे पता है अगर 15 साल का कोई है तो उसका 30 हो सकता है, 80 हो सकता है, लेकिन 50 के आसपास होगा ना। क्या होता है कि कोई भी अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उस डेटा के अंदर कोई तो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसके आसपास आपका सारा का सारा डेटा घूमता रहता है। यानी कि मैं कहूंगा उस नंबर के आसपास आपका सारा डेटा एक्यूमुलेट हुआ है, यानी कि उधर जमा हो गया। तो वो जो नंबर होता है उस नंबर को हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिकॉज जैसे कि इन आवर एग्जांपल 50 इज नथिंग बट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि वो 50 जो है वो हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा है पूरे डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा कि क्या होता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कि एक ऐसा नंबर जो पूरे डेटा को थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट करता है, पूरे डेटा के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखने की कोशिश करूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा? तो मैं कहूंगा कि वी यूजुअली फाइंड अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इन द न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड इन द सर्वे। कौन सा प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी इज दैट द स्कोर्स हैव अ टेंडेंसी टू क्लस्टर यानी कि जमा होना अराउंड अ पर्टिकुलर स्कोर। द स्कोर इज रिप्रेजेंटेटिंग नंबर ऑफ दैट ग्रुप। द नंबर इज कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि ऐसा नंबर जो पूरे ग्रुप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर सके उसे हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि सपोज अगर मैं हाइट को लेता हूं कि 10th के हाइट क्या है, तो मैं क्या कहूंगा कि हाँ 5 फीट के अराउंड या फिर 5'2" के अराउंड इज नथिंग बट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ हाइट ऑफ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बिकॉज मुझे पता है कि उसके आसपास ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली उसके आसपास ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या ये होता है कि हर किसी का हाइट 5.2 होगा? क्या इसका मतलब ये होता है कि किसी का भी हाइट 4 फुट से कम नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो जो नंबर होगा दैट विल रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप, पूरे ग्रुप को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एक नंबर जिसके आसपास हमारा पूरा डेटा जमा होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपने जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब आप 9th में पढ़ते थे तब आपने क्या पढ़ा था? तो आपने 3 टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी 9th के अंदर। आप 3 टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे। एक था मीन, ठीक है, दूसरा क्या था याद आ रहा है? यस यस, मीन, मीडियन एंड थर्ड होता था मॉड, है ना? तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो मीन के बारे में थोड़े डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने 9th में क्या सीखा था? तो आपने सीखा था कि हाउ टू फाइंड आउट मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। अब ये अनग्रुप डेटा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मीन तो फाइंड आउट करने को आता है। यस, मीन के लिए दूसरा नाम क्या है? तो मीन के लिए दूसरा नाम है एवरेज। यानी कि क्वेश्चन में अगर एवरेज दिया या फिर मीन दिया, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर मैं आपको कहूं कि एवरेज फाइंड आउट करो या फिर उसका मतलब होता है कि मीन फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, जो भी एलिमेंट्स मैं आपको दूंगा, जितने भी नंबर्स दूंगा, आप उसको ऐड कर दोगे। यानी कि मीन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? तो आप क्या करते हो, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, जितने भी नंबर्स है उसको मैं एलिमेंट्स कह रहा हूं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मैं नंबर्स के लिए यहां पे वर्ड एलिमेंट्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करने कहा जाए तो आप क्या करोगे? पहले तो सबको ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय कितने नंबर्स को आपने ऐड किया। ठीक है, तो इस केस के अंदर सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल दैट आपको ये जो नंबर 1 2 3 4 5 6 इनका अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे? एवरेज यानी कि क्या होता है? एवरेज इज सेम एज मीन। मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो आपको ऐड करना होगा 10 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 44। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करोगे? डिवाइड बाय जितने नंबर है, 6 नंबर्स है ना, तो डिवाइड बाय 6।
ठीक है, तो मैं ऐड करूंगा, दिस इज 30 30 60 100, दिस इज नथिंग बट 168 डिवाइड बाय 6, दैट इज नथिंग बट 28। यानी कि मुझे पता चला ये जो डेटा है उसका मीन या फिर उसका एवरेज इज 20। यहां पे वर्ड यूज हुआ है अनग्रुप। अनग्रुप का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर्स है वो एक सेपरेट सेपरेट नंबर है, वहां पे ग्रुप नहीं बनाया गया। अब ये अनग्रुप और ग्रुप डिफरेंस कैसा होता है? जैसे कि सपोज अगर मीन निकालना है ऑफ 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जिसके अंदर अराउंड सपोज 80 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, हाँ सपोज चलो मैंने सबको ऐड कर दिया, जितना भी नंबर है सबको ऐड करके डिवाइड बाय 80 कर दूंगा तो मुझे मीन मिल जाएगा। लेकिन सपोज अगर मैंने आपको कहा कि मुझे पूरे स्कूल के सभी बच्चों का निकालना है एवरेज वेट, या फिर मैं कहूं कि मुझे एक स्कूल नहीं, मुझे महाराष्ट्र के सारे सारे स्कूल का स्टूडेंट्स के 10 स्टैंडर्ड के जितने स्टूडेंट है सबके वेट का मीन निकालना है, तो क्या उस केस के अंदर ये सबके नंबर लिखे उसको ऐड करो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करना क्या इजी काम होगा? नहीं। उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, उस टाइम पे मैं ग्रुप बना दूंगा। यानी कि मैं कहूंगा कि जिसका भी वेट 30 से लेके 40 तक है वो इस ग्रुप में चले जाओ, जिसका 40 से लेके 50 तक है वो दूसरे ग्रुप में, फिर उस तरीके से 60, उस तरीके से इसके नीचे भी जाऊंगा। फिर इस तरीके से ग्रुप में बना के अपने डेटा को फिर मैं स्टडी करने वाला। फिर मैं इंडिविजुअली सबके, जैसे कि यहां पे मैंने इंडिविजुअली लिया था ना, वैसे नहीं लेने वाला हूं। फिर मैं ग्रुप को स्टडी करूंगा और इस ग्रुप के अंदर मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे इस स्टैंडर्ड के अंदर। और आज हम लोग उसके दो मेथड सीखने वाले। लेकिन ग्रुप और अनग्रुप का डिफरेंस पता चल गया। अनग्रुप के अंदर हमें एलिमेंट्स यानी कि जो डेटा होता है वो इंडिविजुअली दिया जाता है, लेकिन ग्रुप के अंदर क्या दिया जाता है कि हाँ 30 से 40 के बीच में अराउंड 100 स्टूडेंट है, इस वेट के अंदर अराउंड 1000 स्टूडेंट है, इस वेट के अंदर अराउंड 2500 स्टूडेंट्स है। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि एक रेंज दिया जाता है और उस रेंज के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग जो सीखेंगे दैट इज नथिंग बट ग्रुप डेटा के अंदर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, आइडिया क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, फिर हम लोग जितना हो सकता है उतना जल्दी आपको रिप्लाई कर देंगे। आगे हम लोग सीखने वाले हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ग्रुप के लिए सीखेंगे, यानी कि क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपको दे दिया जाएगा कि हाँ इस क्लास के अंदर इतने बच्चे हैं, इस क्लास के अंदर इतने बच्चे हैं, इस रेंज के अंदर इतने बच्चे। क्लास यानी कि रेंज के बारे में बोला जाता है, रेंज के लिए दूसरा वर्ड यूज होता है क्लास, जो अभी हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मीन, ठीक है, यानी कि हमें एक रेंज दिया होगा और उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी वो दे दी होगी। ठीक है, तो जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, एक बार रीड कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा है, व्हेन द नंबर ऑफ स्कोर इन द डेटा इज लार्ज, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट है, इट बिकम्स टीडियस टू राइट ऑल द नंबर्स इन द अबव फॉर्मूला, यानी कि वो ऐड करो फिर डिवाइड करो, वो टीडियस काम हो जाएगा, उनका ऐड भी करना है। सो वी यूज सम डिफरेंट मेथड टू फाइंड द सम। हम लोग क्या करते हैं, तो लार्ज डेटा कलेक्टेड को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको टेबल फॉर्म में एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप के अंदर इन सच अ केस वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट मीन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा। ये यहां पे मैंने क्या लिखा कि हम लोग जब ग्रुप बनाते हैं तब मैं कोई एक एग्जैक्ट मीन फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं। उसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने सपोज एक ग्रुप बना दिया 30 से लेके 50 तक का, और अगर मैं इसको स्टडी कर रहा हूं, मैंने बोला कि इसके बीच में 100 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या 100 स्टूडेंट का वेट 30 है? नहीं। क्या 100 स्टूडेंट का वेट 50 है? नहीं। क्या 100 स्टूडेंट का वेट 40 होगा? नहीं। इसका मतलब होगा कि देयर एग्जिस्ट 100 स्टूडेंट जिनका वेट 30 या फिर 30 से ज्यादा है और 50 और 50 से कम है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसके बीच में है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसका वेट 30 है, लेकिन जब मैं उसको ग्रुप बना रहा हूं तब तो मैंने 30 को भी कंसिडर किया। यानी कि जब हम लोग ग्रुप बनाते हैं तब हमारा जो एक्यूरेसी होता है मीन फाइंड आउट करने का वो चला जाता है, बट डेफिनेटली हमें एक अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाता है। ठीक है, जब बड़ा डेटा हो जाता है तब हमें एग्जैक्ट मीन नहीं मिलता है, अगर ग्रुप बना दिया तो एग्जैक्ट मीन नहीं मिलता है और हमें चाहिए भी नहीं, बिकॉज अगर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गया तो भी मुझे डेटा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें पता चला हमें एग्जैक्ट मीन नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग ऐसी मेथड स्टडी करने वाला है जिससे हमें अप्रोक्सीमेट मिलेगा या फिर जो भी मीन होता है एग्जैक्ट मीन उसके आसपास का यानी कि नियर बाय नंबर मिलने वाला है। ठीक है,
ओके तो हमें एग्जैक्ट मीन नहीं मिलता है, हमें मिलते हैं नियर बाय नंबर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेट मिलता है जब कभी भी हमने ग्रुप डेटा को लिया। ठीक है, अब हम लोग मीन निकालने का एक सिंपल सा तरीका देखेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। मेथड से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर हमें डायरेक्टली मीन निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले एक क्वेश्चन देता हूं, विद दिस वन ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क। फ्रॉम द टेबल दिस मींस दैट फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब फॉर द वर्कर। उन्होंने क्या बोला, टेबल के अंदर उन्होंने ये बोला है कि कितना टाइम लगता है वर्कर को टू कंप्लीट द वर्क, और उन्होंने पूछा है कि मीन फाइंड आउट करना है टू द टाइम रिक्वायर्ड का, मतलब जो भी टाइम रिक्वायर्ड है उसका हमें मीन फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, तो मैंने लिखा कि उन्होंने डेटा में क्या लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि हाँ 15 से 19 यानी कि 10 वर्कर ऐसा है जिनको 15 घंटे से 19 आवर तक के बीच का टाइम लगता है। ऐसा भी हो सकता है 15 घंटे 5 मिनट, 15 घंटे 10 मिनट, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनका जो भी ये यहाँ पे जो 10 वर्कर है उनको जो टाइम लग रहा है वो 15 से 19 के बीच का। सिमिलरली 20 आवर से लेके 24 आवर तक ये 15 वर्कर को काम लग रहा है, मतलब 15 वर्कर को 20 से लेकर 24 आवर तक का टाइम लग रहा है। सिमिलरली 12 के लिए 8 वर्कर ऐसा है जिसको 30 से लेकर 34 आवर्स तक का टाइम लग रहा है। 5 वर्कर्स ऐसा है जिसको 35 से लेकर 29 आवर तक का टाइम लगता है टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया कि पहले वर्कर को इतना दूसरे वर्कर को इतना, उस तरीके से नहीं लिखा। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर टोटल कितने वर्कर्स है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा टोटल कितने वर्कर्स है। इफ यू ऐड दिस नंबर्स, दिस 15 प्लस दिस 5 20, दिस इज 20 एंड दिस इज 10, यानी कि यहाँ पे टोटल 50 वर्कर्स है। अगर 50 वर्कर्स का डेटा दिया जाता तो आपको 50 नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 50 करना पड़ता, काम बढ़ जाता ना, इसीलिए यहाँ पे ग्रुप बना दिया गया। अब जब कभी भी ऐसे ग्रुप दिया जाता है तब डायरेक्ट एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर सिंपल तरीके से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं और मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे करना। ठीक है, ओके, तो सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या किया, जो रेंज था यानी कि 15 से लेके 19 उसको नाम दिया गया है क्लास। ठीक है, रेंज को कहा जाता है क्लास। तो यहाँ पे उन्होंने सारी रेंज लिख दी, यानी कि 15 से लेकर 19, 20 से लेकर 24, 25 से लेकर 29, 30 से लेकर 34, ये सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर दी गई। जो रेंज होता है उसे हम लोग क्लास के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने वर्कर्स है दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप देखोगे फ्रीक्वेंसी है ना, थर्ड जो कॉलम है दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितने वर्कर है यानी कि इस रेंज के अंदर कितने वर्कर्स है दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। जैसे कि उन्होंने दिया कि इस रेंज के अंदर 10 है तो उसने यहाँ पे 10 लिख दिया। उस तरीके से इस रेंज के अंदर 15 है तो यहाँ पे 15, फिर 12, 8 एंड 5। ठीक है, अब क्या ये 10 वर्कर का जो टाइम रिक्वायर्ड है 15 है? नहीं। क्या उनके 19 है? नहीं। मुझे पता है इसके बीच का कुछ तो एक नंबर होने वाला है। यहाँ पे 10 वर्कर है, ऐसा भी हो सकता है हर किसी का अलग हो, ऐसा भी हो सकता है कि हर किसी का सेम हो, कुछ तो होने वाला है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बिकॉज हमें ग्रुप के अंदर ये 10 वर्कर्स का टाइम पीरियड एग्जैक्ट नहीं पता है, इसीलिए हमारा जो भी आंसर होगा वो एक अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। फिर भी हमें एक अप्रोक्सीमेट मीन तो मिल रहा है ना, जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम लोग ग्रुप बना के भी मीन फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे पता नहीं है ना कि इसके बीच में क्या नंबर होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेंज होता है उसका एवरेज ले लेते हैं, यानी कि उसका मीन ले लेते हैं। अगर मैं कहूं 15 से लेके 19 तो उसका मीन क्या होगा, तो उसका मीन होगा 70। उसको हम लोग कहते हैं क्लास मार्क। ये जो मीन होता है किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो आपको क्या करना है, तो वो जो दो नंबर्स है यानी कि इसके जो बाउंड्री पॉइंट है उनको ऐड कर दो, यानी कि 15 प्लस 19 फिर डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, उसका एवरेज निकाल दो तो आपको मिलेगा 15 प्लस 19 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 34 एंड डिवाइड बाई 2 क्या, तो आपको ये 17 मिल जाएगा। यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग कहेंगे यहाँ पे जो 10 वर्कर्स है, सपोज उनमें से सारे के सारे का जो टाइम पीरियड है इट इज नथिंग 17। ये 17 कैसे मिला, तो जो भी रेंज था उसका हम लोग ने एवरेज निकाल दिया, कि हम लोग बोल रहे कि यहाँ पे जो 10 वर्कर्स है उनका जो टाइम पीरियड है इट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ द रेंज। सिमिलरली जैसे कि यहां पर है ये जो रेंज है 20 से लेकर 24, इसका जो मीन रहेगा यानी कि 20 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज नथिंग बट 44 बाई 2 दैट इज नथिंग बट 22। मैं सॉरी मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो 15 वर्कर्स है उनका जो टाइम रिक्वायर्ड है हर किसी का इट इज 20। आप देखोगे ऑलरेडी हमें पता नहीं था कि उसका क्या है, कि टाइम पीरियड हर किसी का क्या, तो हमने क्या कर दिया
वो जो भी रेंज था उसका हम लोग ने मीन निकाल के बोल दिया कि यहाँ पे जो 15 वर्कर्स आ रहे हैं सारे के सारे का जो टाइम पीरियड है हम लोग उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो 22 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर ले इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने क्या किया, इन दोनों का एवरेज निकाला, यानी कि 25 प्लस 29 किया, उसको डिवाइड बाई 2 किया तो उनको 29 मिल गया। सिमिलरली आप इन दोनों को ऐड करो, आपको मिलेगा 64, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी दी थी। अब मैंने जिस तरीके से कहा कि मुझे पता चला कि देर आर 10 वर्कर्स जिनका टाइम मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इट इज 17 कहां से आया, तो उनकी जो रेंज थी उसका मैंने एवरेज निकाला। ठीक है, तो ये जो 10 वर्कर है उनका 17 है। ठीक है, तो मुझे पता चला कि 17 17 17 मुझे एवरेज निकालना है ना कि कितना टाइम है, तो मुझे पता चला दिस 17 कितनी बार आ रहा है, तो 17 आ रहा है 10 बार। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट xi इंटू fi। किसी भी क्लास के एवरेज जो होता है उसे हम लोग क्लास मार्क करके बुलाते हैं और उसको डिनोट किया जाता है xi से। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी रेंज या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी क्लास इज डिनोटेड बाय xi। ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना होता है, मुझे टोटल निकालना होता है और डिवाइड बाय मैंने कितने नंबर्स लिए। टोटल कितने नंबर्स में लूंगा, तो टोटल 50 नंबर्स लूंगा, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये जो है उसे हम लोग पढ़ते हैं सम, या फिर मैं कहूंगा सिग्मा। दिस इज नथिंग बट अ ग्रीक लेटर जिसे पढ़ा जाता है सिग्मा। ठीक है, कैपिटल सिग्मा जो यूज होता है सम के लिए। कभी भी अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये नोटेशन यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल fi, इन सबका सम जो करोगे तो आपको 50 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने सम कर दिया, यानी कि मुझे पता चल गई देयर आर 50 नंबर्स। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो 10 है, ये जो 17 है वो 10 बार आया। ठीक है, तो मैं ये 17 को 10 बार ऐड करूंगा, यानी कि वो हो गया 170। फिर ये जो 15 है वो 22 बार आया, तो मैं कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 330। ठीक है, तो हम लोग ये जो लास्ट कॉलम होता है उसके अंदर xi इंटू fi कर देते हैं। सिमिलरली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। फिर ये जो है इन सबको अगर मैंने ऐड कर दिया, दैट इज नथिंग बट व्हाट, इन सबको ऐड करने पे मुझे टोटल वर्किंग आवर मिल जाएगा, है ना। अप्रोक्सीमेट तो अप्रोक्सीमेट, लेकिन मुझे टोटल वर्किंग आवर मिल जाएगा ना, बिकॉज ये जो 10 लोग है उसमें से हर किसी को 17 घंटा लग रहा है, तो 10 का मिला के हो गया 170। ये 15 है, उन सभी को 22 घंटे लग रहा है, तो 10 का मिला के 330। अगर मैं सबका टोटल ले रहा हूं तो दैट इज नथिंग बट सम ऑफ दिस, राइट, जो उन्होंने नीचे कर दिया है ना, उन्होंने नीचे सम करके दे दिया। सम इज नथिंग बट सेम एज 1265, है ना। अगर मैं ये सम डिवाइड बाय टोटल मैंने कितने नंबर्स को ऐड किया, तो मुझे पता है कि मैंने टोटल 50 नंबर्स को ऐड किया, बिकॉज मैंने 17 को 10 बार ऐड किया, 22 को 15 बार, 27 को 12 बार, उस तरीके से मैंने टोटल 50 नंबर्स को ऐड किया। हमें पता है मीन जो होता है, जिसके लिए और एक नोटेशन, ये नोटेशन याद रखो, एक्स बार इज अ नोटेशन फॉर मीन। मीन जो होता है दैट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय टोटल नंबर जो आप लोग करते हो। सम ऑफ ऑल क्या है, तो सम ऑफ ऑल इज नथिंग बट xi fi, जो आप यहां पे देख रहे हो, यानी कि ये जो है करेक्ट, उन सबको ऐड करके xi fi डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितने नंबर्स को ऐड किया, दैट इज सेम एज समेशन ऑफ fi, है ना, बिकॉज आपने 50 नंबर्स को ऐड किया ना, दैट इज नथिंग बट डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो इसके लिए और एक नोटेशन है कैपिटल N, समेशन ऑफ fi को n से भी डिनोट किया जाता है। उन्होंने क्या किया, फिर उसी चीज को यहां पे डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट मीन फाइंड आउट किया, दैट इज नथिंग बट 25.3। यानी कि मुझे पता चला यहाँ पे जो 50 वर्कर्स है उनका एवरेज जो टाइम है, अप्रोक्सीमेट एवरेज या फिर अप्रोक्सीमेट मीन टाइम इज नथिंग बट 25.3। दिस इज बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो पहले क्लास, फिर क्लास मार्क लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट xi, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो लिखते हैं, फिर लास्ट जो कॉलम होता है दैट इज नथिंग बट xi इंटू fi। फिर एट द एंड हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि fi को xi fi को ऐड करके फिर मीन के लिए क्या करते हो, मीन इज नथिंग बट टोटल, यानी कि ये वाला टोटल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, फिर जो भी आंसर है वो आपको लिखना होगा। आप यहां पे देखोगे कि आपको एक अप्रोक्सीमेट मीन तो मिल गया बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड है उसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, तो मैं कहूंगा इस मेथड के अंदर भाई कैलकुलेशन बहुत है। कैलकुलेशन इन सेंस ऑफ व्हाट, मुझे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना पड़ रहा है, यानी कि 22 इंटू 27 इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। हर बार तो मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत बार मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है।
है ना। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग और एक मेथड सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि वी सी दैट समटाइम द प्रोडक्ट एक्सआई एफ आई, यानी कि ये जो कॉलम है वो है ना थोड़ा बड़ा हो जाता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है कैलकुलेट करना। हेंस इट बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में करना क्या है, तो हमें क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और ये एक्सआई इंटू एफ आई करके यहाँ पे जो टोटल आया, यहाँ पे जो टोटल आया, दोनों को डिवाइड करके आंसर लिख देना, ठीक है। सो लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो एक्सआई एफ आई है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो क्या हम लोग इस चीज को इजी कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। उसके लिए दूसरा मेथड है जिसे कहा जाता है अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाला है अज्यूम मीन मेथड होता क्या है, ठीक है। तो अज्यूम मीन मेथड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पे हम लोग कुछ अज्यूम करने वाला है, दैट इज नथिंग बट मीन। डेटा एक बार पढ़ता हूं। द डेली सेल ऑफ 100 वेजिटेबल वेंडर इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मीन ऑफ द सेल बाय अज्यूमिंग मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड, उन्होंने क्या बोला है कि देयर आर 15 वेंडर्स जिनका जो एवरेज इनकम है वो 1000 से लेके 1500 तक है। 20 का इस रेंज के बीच में, 35 का इस रेंज के बीच में, 30 का इस रेंज के बीच में। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम लोग जो मीन फाइंड आउट करेंगे वो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट होगा। और उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग क्लास मार्क और वो सारी चीजों को दे रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो अप्रोक्सीमेट मीन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक अज्यूम करने वाले हैं मीन को। देखता है किस तरीके से किया जाता है। अब देखोगे ना ऑलमोस्ट सब चीजें सेम है, यानी कि हम लोग ने जो डायरेक्ट मेथड में सीखा था, तो यहाँ पे क्लास है, क्लास मार्क है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी तो कुछ डिविएशन है जो यहाँ पे थर्ड कॉलम आ रहा है। तो हम लोग सीखते हैं क्या है, तो पहले तो मुझे पता है क्लास यानी कि रेंज, क्लास मार्क यानी कि उसका एवरेज। इसका एवरेज किस तरीके से निकालूंगा, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। 1000 प्लस 1500 इज नथिंग बट 2500, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मुझे मिलेगा 1250। सिमिलरली इसका अगर एवरेज निकालोगे तो इट इज 1750। इसका एवरेज इज 2250, 2750। सो दिस आर नथिंग बट माय एक्सआई। अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूं 15, 20, 35, 30, अगर मैं डायरेक्ट मेथड से जाऊंगा तो मुझे क्या पता है कि मुझे एक्सआई इंटू एफ आई लास्ट कॉलम में लिखना होता, यानी कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे इन दोनों नंबर्स को। आप देखोगे कि ये मल्टीप्लिकेशन तो बहुत बड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज ना करनी पड़े इसीलिए हम लोग अज्यूम मीन मेथड को यूज करते हैं। अज्यूम मीन का मतलब हम लोग ये जो क्लास मार्क होता है उसमें से एक नंबर को हमारा मीन अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहां पे लिखा है, उन्होंने यहां पे लिखा है कि अज्यूम मीन a इज इक्वल टू 2250, यानी उन्होंने इस जो 2250 है उसको a कंसिडर कर दिया। अब इसी नंबर को क्यों लिया, कोई और नंबर को क्यों नहीं लिया? हम लोग अज्यूम मीन कोई तो बीच का नंबर ले लेता। सिंस यहाँ पे 4 नंबर है ना, तो सेकंड या थर्ड में से कुछ भी ले सकते थे। अगर सपोज यहाँ पे 5 नंबर होते तो मैं थर्ड जो नंबर आता था ना उसको लेता था। अगर 7 नंबर होते तो मैं फोर्थ नंबर को लेता था। अगर 6 लिस्ट में नंबर्स होते थे तो मैं थर्ड या फिर फोर्थ उसमें से किसी को भी ले सकता था। लेकिन आप जिसको भी ले रहे हो उसको आपको नाम दे देना है ए, दैट इज नथिंग बट योर अज्यूम्ड मीन, यानी कि आप ये अज्यूम कर रहे हो दिस इज नथिंग बट योर मीन। क्या ये आंसर हो गया? क्या अज्यूम मीन के आंसर आ गया क्या? नहीं। अब हम लोग इस ए को यूज करके हमारा फाइनल आंसर निकालने वाले, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अज्यूम मीन से बाकी सारे वैल्यू का डिविएशन चेक करेंगे। ये डिविएशन क्या होता है? डिविएशन यानी कि नहीं डिफरेंस। हम लोग क्या करेंगे, इस ए का बाकी सारी वैल्यू से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डीआई यानी कि डेविएशन इज नथिंग बट द डिफरेंस। यानी कि एक्सआई क्या है इस रो के लिए, एक्सआई इज नथिंग बट 1250, ए तो कोई फिक्स है, यानी कि मैं इन दोनों का डिफरेंस एक्सआई माइनस ए, एक्सआई इज नथिंग बट 1250 माइनस ए इज नथिंग बट 2250। अगर मैंने दिस माइनस दिस किया तो मुझे मिलेगा, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 1000 का ना, और 1250 माइनस 2250 करूंगा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ना, so it is माइनस 1000, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूंगा 1750 माइनस 2250 इट इज माइनस 500 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। यहां पे जब मैं आता हूं तो इट इज 2250 ऑलरेडी इस रो के लिए एक्सआई का वैल्यू भी वो है और ए का वैल्यू तो वो फिक्स ही है, यानी कि 2250 माइनस 2250 इज 0। लास्ट यहां पर मैं क्या करूंगा, सो इट इज 2750 माइनस 2250 दैट इज नथिंग बट 500। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एक्सआई को यूज नहीं करेंगे, हम लोग इस डीआई वाले कॉलम को यूज करेंगे, यानी कि लास्ट जो कॉलम होगा दैट इज नथिंग बट
FI इंटू DI। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मेथड और इसमें फर्क क्या है? तो हम लोग ने क्या किया, कोई तो एक बीच के वैल्यू को A नाम दे दिया, दैट इज नथिंग बट योर अज्यूम मीन। फिर डेविएशन फाइंड आउट किया, यानी कि डिफरेंस फाइंड आउट किया। फिर लास्ट कॉलम के लिए हम लोग XI इंटू DI फाइंड आउट करें। आप देखोगे तो ये जो डिफरेंस जो है, यानी कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है XI इंटू DI, ये जो DI तो यहाँ पे ना, इनका मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल दिख रहा है। 15 इंटू माइनस 1000 इज माइनस 15,000, 20 into 500 is minus 1000, 0 into 35 is nothing but 0, 500 into 30 is nothing but 15000, करेक्ट। ओके, अगर मैंने इन सबको ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? चलो बता दो। इन सबको ऐड करूंगा तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, फिर बचेगा क्या? तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा ना। अगर सबको ऐड कराओ, एट द एंड हम लोग क्या करते हैं? तो टोटल करते हैं। ठीक है, हम लोग XI और DI FI का टोटल करेंगे एट द एंड। तो ये और ये तो कट हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ ये माइनस 1000। ओके, अब इनका ऐड करते हैं। तो ये और ये 20 प्लस 30 50 हो गया, ये 25 प्लस 35 और एक 50 हो गया, यानी कि टोटल 100 हो गया। आप देखोगे कि हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीन होता है कि समेशन ऑफ FI DI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। लेकिन यहां पे तो मैंने DI यूज किया ना, यानी कि इस फॉर्मूला से जो भी मीन मैं फाइंड आउट करूंगा वो तो मेरा डिविएशन का मीन होगा। क्या वो मुझे डिविएशन का मीन चाहिए? नहीं, मुझे तो ये XI जो है, क्लास मार्क जो है, मुझे तो ये X बार फाइंड आउट करना है ना। मुझे तो X बार फाइंड आउट करना है, D बार तो नहीं। तो पहले तो हम लोग D बार फाइंड आउट करते हैं, फिर X बार के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता है कि मेरे पास ये जो डेटा है, ये जो टोटल है, उससे मुझे मिल रहा है दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ FI DI। ये जो है दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ FI DI, और दिस इज नथिंग बट बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैंने यानी कि टोटल ऑफ दिस एंड टोटल ऑफ दिस अगर करूंगा तो मुझे मीन मिलेगा डिविएशन का। तो उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। D बार इज सेम एज माइनस 1000 डिवाइड बाय 100। So that is same as what? That is same as my D bar is same as minus 10। ठीक है, लेकिन हमें तो X बार चाहिए था। तो X बार जो होता है that is nothing but your assumed mean, यानी कि जो भी मीन आपने अज्यूम किया था that plus D बार। यानी कि आपने यहां पर जब आप खेल रहे थे यहाँ पे इस नंबर्स के साथ, तब आप तो XI DI फाइंड आउट कर रहे थे ना। XI DI तो फिर जो मीन निकलेगा तो वो डिविएशन का मीन होगा, लेकिन हमें तो ये मीन चाहिए ना। तो वो मीन फाइंड आउट करना, यानी कि ये जो XI यानी कि क्लासरूम, ये जो क्लास मार्क है ना, उसका अगर मीन फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा X बार इज इक्वल टू A प्लस DI। यानी कि X बार क्या है? इट इज सेम एज A का वैल्यू हमने फिक्स किया था स्टार्टिंग में ही, दैट इज नथिंग बट 2250, फिर प्लस करना होगा D बार का वैल्यू दैट इज नथिंग बट माइनस 10। ठीक है, तो इट इज सेम एज व्हाट? दिस इज सेम एज 2240। ठीक है, सो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया एक अज्यूम्ड मीन ऑफ दिस डेटा। X बार क्या होगा? दैट इज नथिंग बट द मीन। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन डेटा का सिंपल कैलकुलेशन से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखोगे ना, यहाँ पे हमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, इजी इजी नंबर आ गए ना, क्योंकि हमने डिविएशन फाइंड आउट किया, एक नंबर को मीन अज्यूम कर लिया, फिर डिविएशन का मीन निकाला और उस मीन को अज्यूम मीन के साथ ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अज्यूम मीन हो जाने के बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलो